बैड डेब्ट्स, लाइव स्टॉक और एक्सपेंसेस ऑन असेट्स। साथ ही साथ हम डेप्रिसिएशन को भी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो ही आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे और उसके बाद आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पिछली क्लास का वीडियो लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है। यकीनन आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, बट्टा। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी आप कोई माल खरीदते हैं या आप माल बेचते हैं तो आपको कभी न कभी उस माल की कीमत पर कोई छूट मिलती है और इसी छूट को हम डिस्काउंट कहते हैं। अब अकाउंट्स में दो प्रकार के डिस्काउंट्स होते हैं। पहला कैश डिस्काउंट, जिसे शॉर्ट में सीडी कहा जाता है और हिंदी में हम इसे नगद बट्टे के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसे शॉर्ट में टीडी और हिंदी में व्यापारिक बट्टे के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, उसके बाद इनकी जनरल एंट्रीज को सीखने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा, इस प्रकार का डिस्काउंट केवल हमें कैश ट्रांजैक्शंस पर, नगद सौदों पर ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार के डिस्काउंट की हमें सेपरेट एंट्री करनी पड़ती है, अलग से इसे दिखाना होता है और इसके दो प्रकार होते हैं। पहला डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड। जब आप अपने ग्राहकों को डिस्काउंट देते हैं तो उसे डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है। और डिस्काउंट देना एक तरह से हमारे लिए लॉस होता है, हानि होती है, इसलिए ये ऑलवेज डीआर होता है। दूसरा इसका टाइप है डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आपको कभी छूट मिलती है, डिस्काउंट रिसीव होता है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी बुक्स में ऑलवेज क्रेडिट होता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट नगद और उधार दोनों प्रकार की ट्रांजैक्शंस पर हमको उपलब्ध होता है। इसकी अलग से कोई एंट्रीज हमारी बुक्स में नहीं होती हैं, इसके कोई टाइप्स भी नहीं हैं। जैसे यहाँ पर कैश डिस्काउंट में दो टाइप्स थे, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट का कोई टाइप नहीं होता। इसका जो अमाउंट होता है उसे मूल राशि में से घटा कर लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं मेन अमाउंट में से। अभी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे किस तरह से इनके ट्रांजैक्शन होते हैं और किस तरह से हमें एंट्रीज को पास करना है। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। 1000 रुपये का माल 10% नगद बट्टे पर खरीदा। गुड्स परचेज ₹1000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट। आप माल खरीदने गए, 1000 रुपये का माल था और सामने वाले व्यापारी ने आपको बोला कि 1000 रुपये के माल पर आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब जब हम इसकी जनरल एंट्री को पास करेंगे तो रूल्स को ध्यान में रखते हुए पास करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 1000। अब परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रूल है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमें ऑलवेज डेबिट करना होता है। नॉमिनल अकाउंट का पहला रूल। और यहाँ पर कैश गया है, यहाँ पर भी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है कैश पर, जिसमें आपको बताया था क्रेडिट वोट गोज आउट। जो जाता है हमारे व्यापार से उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो 900 रुपये हमारे यहाँ पर गए हैं, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। लेकिन हमारे पास माल कितने का रुपये का आया है? 1000 रुपये का, और हमें रुपये कितने देने पड़े? 900 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। ये जो फ़ायदा है इसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये हमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम और गेंस हमें ऑलवेज क्रेडिट करना पड़ता है। नॉमिनल का सेकंड रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। उस आधार पर हमने डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। लेकिन यदि आप गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड ₹1000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट, आपने 1000 रुपये का माल 10% नगद बट्टे पर बेचा है, तो उस कंडीशन में आपके पास पैसा आएगा, पर आपका जो ग्राहक होगा वो भी 10% पैसा कम देगा आपको, क्योंकि आपने उसे 10% डिस्काउंट ऑफर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है 900 रुपीज़ और हमने माल बेचा है 1000 रुपये का। हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में 1000 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन हमें 900 रुपये ही रिसीव हुए हैं। इट मीन्स हमें 100 रुपये का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से हमें सोचते हुए एंट्री को तैयार करना है। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़। ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये हमें एक तरह का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, और हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे होते हैं, लॉस होता है, हानि होती है, उन्हें हमें डेबिट करना होता है। इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हुए वहाँ पर टोटल अमाउंट 1000 को यूज़ करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई एंट्री बनाएं
तो हमेशा ये विचार कीजिए कि यहाँ जितने भी हमने अकाउंट यूज़ किए हैं उन्हें डेबिट क्यों किया है, क्रेडिट क्यों किया है, किस रूल को यहाँ पर अप्लाई किया है। जितना आप रूल अप्लाई करेंगे उतने ही आपका नॉलेज शार्प होने लगेगा। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि सेल्स हमें इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, और जितनी भी इनकम होती है उसे हमें ऑलवेज क्रेडिट करना होता है। तो ये तो बात हुई कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट उधार के सौदों पर नहीं मिलता, केवल नगद सौदों पर मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ट्रेड डिस्काउंट नगद और उधार दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन्स पर उपलब्ध होता है। मान लीजिए 1000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर आपने खरीदा है। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते वक्त आपको ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करना होता। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट मेन अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 1000 रुपये का माल था जिस पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो हमने 1000 में से 10% राशि डायरेक्टली रिड्यूस करते हुए ट्री को पोस्ट किया है। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, उस नियम के आधार पर हमने परचेज को डेबिट किया है और कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट गोज आउट नियम के आधार पर हमने कैश को क्रेडिट कर दिया है। आप एंट्रीज को पास करते समय गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को अपने सामने रखें और उसके आधार पर ही प्रैक्टिस कीजिए। अगला हमारा ट्रांजेक्शन इसी को लेकर है कि यदि आप 1000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास पैसा आएगा, लेकिन फिर से हमें ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पर लेस करके दिखाना है। कैश अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स 900। अब यहाँ पर रूल्स आपको फिर से अप्लाई करने हैं। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश हमारे बिजनेस में आया है इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया है, और सेल्स करने पर हमें इनकम होती है, कमाई होती है, और सारी इनकम को ऑलवेज हमें क्रेडिट करना होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट के साथ उधार की एंट्री भी होती है। तो 1000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर मोहित से खरीदा, और मैंने आपको बताया था नाम आने पर उस एंट्री को हमें क्रेडिट की एंट्री, उधार की एंट्री मानना होता है। तो जस्ट आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित लिखना है। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए कैश हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, और अमाउंट हमें ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके ही लिखना होगा। अब परचेज अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और मोहित को हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है क्योंकि व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को हमें क्रेडिट करना होता है, क्रेडिट द गिवर। इसी तरह से जब हम गुड्स को सेल आउट करते हैं, गुड्स सोल्ड टू रोहित ₹1000 ऑन 10% TD, तो काफ़ी आसान एंट्री है। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेबिट द रिसीवर, रोहित हमारे यहाँ रिसीवर है इसलिए पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ। रोहित अकाउंट डेबिट 900 रुपीज़ टू सेल्स 900 रुपीज़। दोस्तों मुझे लगता है अब आपको एंट्रीज समझ में आ रही होंगी और आप खुद भी इन एंट्रीज को कर पा रहे होंगे। तो ये दोनों प्रकार के डिस्काउंट्स हमने समझे। कैश डिस्काउंट के साथ हमें किस तरह से एंट्रीज को पास करना है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमें किस तरह से एंट्रीज को पास करना है। अब अकाउंट्स में कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं, जैसे फ्री सैंपल को लेकर एक एंट्री हमें पास करनी होती है। कई बार व्यापार में फ्री सैंपल के रूप में हमें माल बांटना पड़ता है। मान लीजिए आपका ऐसा कोई बिजनेस है जहां आपको गुड्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें अकाउंट्स में एंट्री पास करनी पड़ती है। वो एंट्री कुछ इस तरह से होती है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब यहाँ पर आपको रूल अप्लाई करना है कि आपने जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री सैंपल के रूप में बांटा है, वो एक प्रकार से आपका नुकसान है, आपकी हानि है। आप माल बेच नहीं रहे हैं, आप फ्री सैंपल के रूप में उसे बांट रहे हैं। कई लोग इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। आप अपने व्यापार का विज्ञापन करने के लिए कई बार फ्री में सैंपल देते हैं, वो अकाउंट फ्री सैंपल अकाउंट कहलाता है और वो बिजनेस का लॉस है, इसलिए उसे डेबिट करना होता है। अब हमने माल बेचा नहीं है इसलिए हम टू सेल्स नहीं लिख सकते, हमें अपने माल को कम करना है। तो कम करने के लिए हमें परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। हमेशा हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो गुड्स है वही हमने कम खरीदा है। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि क्रेडिट गोज आउट, जो भी वस्तु हमारे बिजनेस में जाती है उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ गुड्स जा रहा है इसलिए हमें गुड्स को क्रेडिट करना होगा। इसी तरह से कई बार चैरिटी डोनेशन के रूप में हम अपने व्यापार से माल दान में दे देते हैं, तो उसके लिए भी हमें एंट्री पास करनी होती है। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, ये भी बिजनेस का एक तरह से लॉस है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। जब भी आप कभी चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो आपका व्यवहार होता है, व्यापार का उससे कोई लेना देना नहीं। आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेते हुए दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो व्यापार के लिए एक तरह से ये नुकसान हो गया। तो हमेशा सारे खर्चे और हानि को हमें डेबिट करना है, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट,
500 रुपीज़, और यहाँ पर भी गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट का यूज़ करते हुए इस परचेज अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। कई बार व्यापार में कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, जैसे आपके व्यापार में आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी हो गई, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, तो इस तरह के इवेंट्स को भी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे 1000 रुपये का माल आग में नष्ट हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1000। यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, और गुड्स यहाँ पर हमारे बिजनेस में से डिस्ट्रॉय हुए हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। लेकिन व्यापारी कई बार बिजनेस में इंश्योरेंस करवा के रखता है, और जब उसे लॉस होता है और उसने उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा होता है, तो वो बीमा कंपनी के पास जाता है और आवेदन करता है, एप्लीकेशन देता है कि भाई मेरे नुकसान हो चुका है और मैंने इस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, इसलिए इस लॉस की भरपाई आप कीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उसका भुगतान करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ₹1000। मान लीजिए जितने रुपए का माल जला उतने रुपए का ही दावा या क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकार किया। तो यहाँ जब हम एंट्री पास करते हैं तो आप एंट्री देखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी को हमने यहाँ पर डेबिट किया है। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर रिसीवर है। आप यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की जगह पर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। तो जो भी रिसीवर होता है उसे हम ऑलवेज डेबिट करते हैं। और रिसीवर किस तरह से है, आपकी जो एप्लीकेशन आपने लगाई थी उस एप्लीकेशन को रिसीव करने वाला कौन था, इंश्योरेंस कंपनी। और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे 1000 से। और हमारी बुक्स में हमने जो लॉस बुक किया था, हमने पहले वाली एंट्री में लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट किया था, तो यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पहले वाली एंट्री में हमें नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, और इस वाली एंट्री में उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करने वाली है। इसलिए अब हमारी बुक्स में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। उस लॉस को कम करने के लिए एक बार हमने लॉस बाय फायर अकाउंट को एक एंट्री में डेबिट किया, और अगली एंट्री में जब हम लॉस बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो उसका प्रभाव नील हो जाएगा, हमारी बुक्स में इस अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाएगा। यदि कुछ समय बाद इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है तो उस कंडीशन में हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से यदि आप किसी लाइव स्टॉक का अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपने व्यापार के लिए घोड़ा खरीदा, तो हम यहाँ पर हॉर्स अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। जितनी भी जिंदा वस्तु हम अपने व्यापार में खरीदते हैं उसके लिए हम अकाउंट्स में लाइव स्टॉक अकाउंट का यूज़ करते हैं। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। दोस्तों, जब हम लाइव स्टॉक की जगह हॉर्स लिखेंगे, या कभी आपने कोई भैंस खरीदी है तो बफेलो लिखेंगे, कुत्ता खरीदा है तो आप डॉग लिखेंगे, तो इस तरह से लिखने पर एंट्री तो पास हो जाएगी, लेकिन कोई आपकी एंट्री को पढ़ेगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। इसलिए हमें लाइव स्टॉक का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हम व्यापार आशावादी बनकर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमारा पैसा डूब जाता है। तो न चाहते हुए भी जब हमारा पैसा डूब जाता है तो उसे हम बैड डेट्स या डूबत ऋण के नाम से जानते हैं। जैसे रवि को 10,000 रुपये का माल बेचा, गुड सोल्ड टू रवि ₹10,000। तो इसकी हम सिंपल सी एंट्री करेंगे, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप रवि से 10,000 रुपये मांगते हैं, लेकिन रवि को कई बार कहने के बाद भी रवि ने पैसा नहीं दिया, और जब आप एक बार उसके घर गए तो उसने कहा कि भाई मेरे पास केवल 6,000 रुपये हैं, ये लेने हो तो लीजिए, नहीं तो मैं ये भी नहीं दूंगा। तो व्यापारी लड़े झगड़े में विश्वास नहीं करता, वो सोचता है जो आया वही पाया। तो यहाँ पर हमें रवि से पूर्ण भुगतान में, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में केवल 6,000 रुपये प्राप्त हुए, जबकि हम उसे 10,000 रुपये मांग रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम एंट्री पास करेंगे उसमें 6,000 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं, 4,000 रुपये हमारे डूब गए हैं, यानी वो हमें अभी वापस प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू रवि 10,000 से हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब ये एंट्री किस तरह से हुई है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, व्यापार में आने वाली वस्तु को हमें डेबिट करना होता है। 6,000 रुपये प्राप्त हुए हैं हमें, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया है, और 4,000 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ये 4,000 रुपये हमारे लिए नुकसान है, हानि है, तो इसे हमें बैड डेब्ट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा, और जितने भी लॉस होता है व्यापार में उसे हमें डेबिट करना पड़ता है। और देने वाला रवि था तो उसके अकाउंट को टोटल अमाउंट से 10,000 रुपये से हम क्रेडिट करेंगे। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, हमने उसे डिस्काउंट ऑफर नहीं किया है, उसने पैसा देने से ही मना कर दिया है।
उस स्थिति में ही हमें बैड डेब्ट्स अकाउंट का यूज़ करना होता है। लेकिन कई बार व्यापार में ऐसा भी होता है कि हमें लगता है पैसा डूब गया, लेकिन हो सकता है रवि का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो आपको जो भी पैसा आपका डूबा था वो वापस लौटा दे। रवि से बकाया 4,000 रुपये हमें प्राप्त हो गए। बैड डेब्ट रिकवर्ड फ्रॉम रवि एंड रिसीव्ड ₹4,000। अब ऐसी कंडीशन में हमें एंट्री फिर से पास करनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। वो जो बैड डेब्ट्स अकाउंट को हमने डेबिट किया था, यदि सेम फाइनेंशियल ईयर में वो हमें प्राप्त हो जाता है तो हम केवल बैड डेब्ट्स अकाउंट का ही यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें वो पैसा रिसीव होता है तो हमें बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक नए अकाउंट का यूज़ करना होगा, और ये हमारी एक तरह से इनकम है, और जितनी भी इनकम होती है उसे हमें क्रेडिट करना होता है। दोस्तों, इसी तरह से हम जब भी व्यापार में कोई असेट परचेस करते हैं तो उस असेट को खरीदने के बाद भी कई तरह के खर्चे हमें उसके लिए करने होते हैं। जैसे स्टार लिमिटेड से हमने एक मशीनरी खरीदी है 20,000 रुपये में। अब ये मशीनरी हमने उधार खरीदी है, इसलिए इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टार लिमिटेड। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, व्यापार में आने वाली वस्तु के खाते को हमें डेबिट करना है, इसलिए मशीनरी अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया है। और क्रेडिट द गिवर, स्टार लिमिटेड यहाँ पर गिवर है, इसलिए गिवर को हमें क्रेडिट करना होता है। लेकिन मशीन लाने के बाद हमने उस मशीन की स्थापना के लिए 1,000 रुपये की मजदूरी चुकाई। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹1,000। अब यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है कि जब भी कोई असेट हम परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद जितना भी खर्चा उसको वर्किंग में लाने के लिए करते हैं, उस सभी एक्सपेंसेस को हमें कैपिटलाइज करना होता है, मशीन की कीमत में जोड़ना होता है। जैसे 1,000 रुपये की हमने यहाँ पर मजदूरी चुकाई है, तो हम यहाँ पर जो एंट्री पास करेंगे उसमें मशीनरी अकाउंट को ही हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। यहाँ हमें वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, और पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ऐसा करने से हमारी मशीनरी की जो कीमत है वो हमारी बुक्स में 21,000 रुपये हो जाएगी, 21,000। 20,000 में हमने मशीन परचेज की थी, और उसके इंस्टॉलेशन पर हमने जो 1,000 रुपये का खर्चा किया है वो भी मशीन की कीमत में जुड़ जाएगा। जैसे आप कोई कार खरीद रहे हैं तो कार खरीदते समय कार की जो कीमत है उसके अलावा उसमें इंश्योरेंस चार्जेस, पेपर बनवाने का जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो, आरटीओ का एक्सपेंसेस, वो सारा कुछ जोड़कर हमें कार की कीमत को अपनी बुक्स में दिखाना होता है। लेकिन जब हम असेट को अपने बिजनेस में ले आते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू में कमी होती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे मशीनरी पर 10% की दर से मूल्यह्रास लगाया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। अब डेप्रिसिएशन एक तरह का व्यापार का लॉस है, नुकसान है, इसलिए डेप्रिसिएशन को हमें डेबिट करना होगा, और जिस संपत्ति की वैल्यू में कमी आई है उस संपत्ति के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। जैसे आपने कोई बाइक खरीदी है 50,000 रुपये में, और जब आप उसे अगले साल या कुछ महीनों बाद बेचने जाएंगे तो पूरे 50,000 आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको 40,000 रुपये मिले। तो ये जो 10,000 का लॉस हुआ है उस लॉस को हमें अपनी बुक्स में दिखाना होता है, जिसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से अपनी बुक्स में दिखाते हैं। तो दोस्तों, टैली सीखने से पहले आप ये सारी जनरल एंट्रीज को अच्छी तरह से सीखें, और उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए आप तैयार होंगे। जैसा कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि लेजर्स बनाने से पहले हमें एंट्रीज अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब हमने एंट्रीज को सीख लिया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेजर्स को क्रिएट करना सीखेंगे, और उसके लिए आवश्यक है कि हमें टैली के जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टैली प्राइम के सारे ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, किस ग्रुप में कौन सा लेजर बनता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आज का